everyone, welcome once again in this process dynamic and control course for GATE exam. ये है लेसन नंबर 21 इस कोर्स का और इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम. सो लास्ट लेसन में भी हमने डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल्स. नाउ हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेसन को. क्वेश्चन नंबर 62 है इस कोर्स का. मैच द आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन फ्रॉम फोर मेजरिंग डिवाइस इन अ response to a unit step change in the input signal output signal time. So देखिए इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट आउटपुट सिग्नल गिवन है. हमें गिवन है यहाँ पर P, Q, R and S. P सिस्टम गिवन है हमें गेज क्रोमेटोग्राफ विद अ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब. देन सेकंड हमें गिवन है वेंचुरी ट्यूब. देन थर्मोकपल विद फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड लास्ट गिवन है प्रेशर ट्रांसड्यूसर विद सेकंड ऑर्डर डायनेमिक. सो देखिए इनके जो आउटपुट सिग्नल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो यहाँ पर गिवन है. मींस की डिफरेंट प्रोसेस के लिए अगर हम यूनिट स्टेप चेंज डिस्टरबेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट सिग्नल में, तो यहां पर आउटपुट हमें चूज करना है कि कौन से सिस्टम के लिए कौन सा आउटपुट यहां पर रहेगा. ये गेट 2015 का क्वेश्चन है. देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये. नाउ अब हम देखते हैं यहां पर हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. ओके, सॉल्यूशन. सो सबसे पहले देखिए P, मैं यहां पर वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं. P हमें गिवन है द गेज क्रोमेटोग्राफ विद अ लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब. तो यहां पर आपको ये चीज देखना है, जो लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब गिवन है P ऑप्शन में गिवन है लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब. तो इसका मतलब हुआ कि इस प्रोसेस में डेड टाइम आने वाला है. मतलब जब आप इनपुट प्रोवाइड करोगे तो एक आपके पास एक लॉन्ग ट्यूब है ना, PFR की तरह. तो बेसिकली जब आप उसमें इनपुट प्रोवाइड करते हो तो आउटपुट सिग्नल में एक आपको डिले मिलता है. आउटपुट सिग्नल कुछ टाइम के बाद में आपको मिलता है. तो अगर हम इसका आउटपुट सिग्नल देखें तो कुछ इस तरीके से होगा. देखिए यहां पर ये yt है, ये टाइम है. तो इनिशियली कुछ टाइम तक हमें सिग्नल नहीं मिलेगा. क्लियर है. देन उसके बाद में हमें यहाँ पर सिग्नल मिलने वाला है. तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ही प्रोसेस ऐसा है जिसमें कि टाइम डिले मिल रहा है टाउ टी. ये है प्रोसेस 4. मीन्स की मैं बोल सकता हूं कि P जो ऑप्शन है उसके लिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. सो यहां पर P में देखिए 4 गिवन है फॉर A ऑप्शन में एंड C ऑप्शन में. मींस B एंड D ऑप्शन अभी यहां पर एलिमिनेट हो गया. नाउ अब नेक्स्ट देखिए वेंचुरी ट्यूब. सो वेंचुरी ट्यूब पे अगर आप कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे हो देन अब थर्ड चेक कीजिए थर्मोकपल विद फर्स्ट ऑर्डर डायनेमिक. थर्मोकपल विद फर्स्ट ऑर्डर डायनेमिक. देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए प्रेशर ट्रांसड्यूसर विद सेकंड ऑर्डर सिस्टम. तो यहां पे एक चीज हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर जो सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम से फास्ट होगा. फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम सेकंड ऑर्डर सिस्टम से फास्ट होगा. उसका रेस्पॉन्स तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो सिस्टम होगा जिसका रेस्पॉन्स सेकंड ऑर्डर सिस्टम से फास्ट हो. तो आप अगर इन सेकंड एंड थर्ड को चेक करते हो तो देखिए इसमें रेस्पॉन्स जो है वो फास्ट है. अपना जो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स है उसको पहले अचीव करता है. इस प्रोसेस में अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स को ये लेट अचीव कर रहा है इस केस में. तो मैं कंपेयर कर सकता हूं कि सेकंड जो मेरा होगा वो रहेगा थर्मोकपल विद फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए एंड जो थर्ड ऑप्शन है वो रहेगा मेरा प्रेशर ट्रांसड्यूसर विद सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए. अब आप देखोगे कि वेंचुरी ट्यूब. देखिए वेंचुरी ट्यूब का मतलब कैसा रहता है मैं आपको बताता हूं. P एंड Q में है वेंचुरी ट्यूब. तो वेंचुरी ट्यूब जस्ट हम एक यहां पर क्रॉस सेक्शनल वेंचुरी प्रोवाइड करते हैं. कुछ जस्ट यहां पर एरिया कम हो जाता है ना. तो इसमें जब आप इनपुट दोगे तो तुरंत इस एरिया को जब क्रॉस करेगा मतलब इनपुट आपका, तो आपको आउटपुट लाइक सडनली आउटपुट आपको मिल जाएगा. कोई भी डिले नहीं उसमें होगा. जस्ट वेंचुरी एक गिवन है वेंचुरी ट्यूब है ना. तो इस केस में हमें जो आउटपुट सिग्नल है वो सडनली मिल जाएगा. द आउटपुट सिग्नल इमीडिएटली शोज. तो इसके अकॉर्डिंग देखिए इसमें नो टाइम डिले, कोई भी टाइम डिले नहीं होगा. नो टाइम डिले. तो उस केस में आप देख सकते हो यहां पर कि वेंचुरी ट्यूब के लिए यहां पर देखिए जब जैसे ही आपने t0 पे आपने इनपुट प्रोवाइड किया, यहां पर सडनली आपको आउटपुट मिल जाएगा और वो आउटपुट उसके बाद में कांस्टेंट रहेगा. तो स्टेप चेंज के लिए सडनली आपको आउटपुट मिल गया तो वेंचुरी ट्यूब के लिए हो गया फर्स्ट ऑप्शन. तो यहां पर देखिए मैंने बताया आपको कि आपने सबसे पहले P में फोर्थ ऑप्शन चेक किया. देन उसके बाद में R एंड S में अगर आपने सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लिया तो उस केस में आप करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो. R में सेकंड एंड S में 3. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया. ऑटोमेटिकली इसमें Q इक्वल टू 1 हो गया. ये चीज क्लियर है यहां पर. तो इस तरीके से आप रेस्पॉन्स का आउटपुट चेक कर सकते हो. ये गेट 2015 का क्वेश्चन है. Now, next question number 63. A step change of magnitude 2 is introduced into a system having the following transfer function Gs equal to 2 upon s square plus 2s plus 4
द परसेंटेज ओवरशूट। अब ये चीज मैंने बोली थी आपको लास्ट लेसन में, इक्वेशन मैंने सोल्व करवाया था जहां पर ओवरशूट जो पूछा था वो फ्रैक्शनल ओवरशूट पूछा था। अब यहां पर देखिए परसेंटेज ओवरशूट पूछा है। गेट 2014 का ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन आपको प्रोसेस डायनेमिक में नहीं मिल सकता है। सिर्फ आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर परसेंटेज ओवरशूट पूछा है, ना कि फ्रैक्शनल ओवरशूट। जब हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को तो हमें जो ओवरशूट मिलेगा वो फ्रैक्शनल ओवरशूट मिलेगा। देखिए ओवरशूट का फॉर्मूला आपको याद होगा सभी को। ओवरशूट इक्वल टू लिखते हैं हम एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पाई इंटू जीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यही हम लिखते हैं। तो यहां पर ओवरशूट कैलकुलेट करने के लिए, ओवरशूट या डीके रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले जीटा डैंपिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। डैंपिंग फैक्टर तो हम स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं जीएस इक्वल टू वाई एस अपॉन एक्सएस इक्वल टू हम लिखते हैं यहां पर केपी अपॉन टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। नाउ ये जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है हमें, ये गिवन है देखिए जीएस इक्वल टू 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4। सो अब अगर आप स्टैंडर्ड से इसको कंपेयर करोगे तो अभी आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, बिकॉज हमें यहाँ पर प्लस 1 फॉर्म चाहिए, यहाँ पर 4 है। तो आप इसमें से क्या करोगे, डिनोमिनेटर इसमें से 4 कॉमन लीजिए, कॉमन लेना है आपको डिनोमिनेटर में से। तो हमें मिल जाएगा 1/4 एस स्क्वायर प्लस 2/4 यहाँ पर हो जाएगा s/2 प्लस 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर बन गई है अभी। तो अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से kp अपॉन टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। इससे हम कंपेयर करेंगे तो हमें जीटा कहां से कैलकुलेट होगा, देखिए सबसे पहले आप लिखोगे टाउ स्क्वायर ऑन कंपेरिजन करने पे हमें मिल रहा है टाउ स्क्वायर इक्वल टू 1/4 मींस टाउ इक्वल टू 1/2 एंड सेकंड यहां पर 2 जीटा टाउ इक्वल टू 1/2 मिल रहा है। सो यहां पर देखिए टाउ की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2 तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। सो जीटा इक्वल टू आल्सो 1/2। ओके, सो जीटा इक्वल टू हो गया 0.5। तो ओवरशूट हमारे यहां पर था ओवरशूट इक्वल टू फ्रैक्शनल ओवरशूट। So overshoot equal to exponential of minus pi into zeta upon square root of 1 minus zeta square। इसमें जीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर 0.5 minus pi into 0.5 upon square root of 1 minus 0.5 whole square। ओके, तो यहाँ से हम ओवरशूट कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1611। ये अभी फ्रैक्शनल ओवरशूट है। ओके, हमें पूछा गया है फ्रैक्शनल ना पूछ के हमें पूछा है परसेंटेज ओवरशूट। तो परसेंटेज ओवरशूट लिखने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमें मिल जाएगा 16.11%। सो इसका जो आंसर था ऑफिशियली गेट की में, वो आंसर रेंज गिवन थी हमें 16.0 से 16.8, इस तरीके की हमें रेंज गिवन थी। तो 16.11 आ रहा है। अब आप कोई भी आंसर पुट कीजिए, इस रेंज में आपका आंसर वैलिड रहेगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64। A unit gain second order system under damped process has a period of oscillation 1 second and the decay ratio 0.25, the transfer function of a process। तो जनरली हमें देखिए ट्रांसफर फंक्शन गिवन होता है क्वेश्चन में, देन उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना होता है या तो डीके रेशियो या ओवरशूट या फिर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इस क्वेश्चन में हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन गिवन है, डीके रेशियो गिवन है, सो हमें ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है इस प्रोसेस के लिए। देखिए गेट 2013 का ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। अगेन काफी क्वेश्चन यहां से पूछे गए सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो जनरली आप देखोगे कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम से जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 2 मार्क्स के रहते हैं, तो काफी अच्छा रहता है यहाँ पर स्कोर करना, काफी इजी हो जाता है आपके लिए स्कोर करना। सो देखिए इस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 64 का सोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको गिवन है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, उसको लिख लीजिए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया 1 सेकेंड गिवन है। और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम कैसे लिखते हैं, ये टी है बेसिकली। सो टी को हम लिखते हैं टी इक्वल टू 2 पाई इंटू टाउ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। नाउ सेकंड हमें गिवन है कंडीशन डीके रेशियो हमें गिवन है 0.25। सो डीके रेशियो हम कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 पाई इंटू जीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये हम लिखते हैं डीके रेशियो। तो इक्वेशन 2 हो गई। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है ट्रांसफर फंक्शन। सो ट्रांसफर फंक्शन फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ओके, एंड कंडीशन क्या है, जीटा इज लेस देन 1, ओके, अंडर डैम्प प्रोसेस। सो जीएस इक्वल टू केपी हम लिखते हैं यहां पर केपी अपॉन
टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू टाउ, 2 जीटा इंटू टाउ प्लस, ओके यहाँ पर एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। यहाँ पर गिवन है यूनिटी गेन, क्वेश्चन में प्रोसेस गेन जो केपी गिवन है, ऑलरेडी 1 गिवन है, तो यहाँ पर केपी की जगह हम पुट कर सकते हैं 1। अब देखिए हमें सिस्टम के लिए यहाँ पर टाउ चाहिए होगा और यहाँ पर जीटा चाहिए होगा। टाउ और जीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज केपी ऑलरेडी हमें पता है केपी इक्वल टू 1 है, देन उस केस में हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 सबसे पहले हम जीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज जब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो यहाँ पर टाउ एंड जीटा दोनों अननोन वैल्यू प्रेजेंट है। सेकंड इक्वेशन में ओनली जीटा अननोन है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीटा की वैल्यू। तो हम दोनों तरफ में यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल को रिमूव करने के लिए लोगरिथमिक ले लेंगे, तो ये मिल जाएगा log ऑफ 0.25। ओके डीके रेशियो जो हमें गिवन है, आई थिंक 0.25 गिवन है, ओके यस 0.25 गिवन है। सो यहाँ पर मैंने ln ऑफ 0.25 लिखा है इक्वल टू माइनस ऑफ 2 पाई अपॉन जीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, देखिए जीटा के लिए वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.2154। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है टाउ। सो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो गिवन है हमें 1 सेकेंड, उससे लिख सकते हैं हम 2 पाई इंटू टाउ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 गिवन है। यहां पर हम पुट कर देंगे जो टाउ हम जीटा हमने अभी कैलकुलेट किया है 0.2154, ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये पुट करने पर हम यहां से टाउ इक्वल टू मिल जाएगा, टाउ इक्वल टू 0.1554। तो टाउ हमें मिल गया है, जीटा हमने कैलकुलेट कर लिया है, केपी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है केपी इक्वल टू 1, तो हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं केपी अपॉन टाउ स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। सो केपी 1 है, टाउ यहाँ पर है 0.1554 का स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीटा, जीटा है 0.2154 इंटू टाउ 0.1554 इंटू एस प्लस 1। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू 1 अपॉन 0.024 इंटू एस स्क्वायर प्लस 0.067 इंटू एस प्लस 1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखिए 0.024 ओके, अगर आपने टाउ भी कैलकुलेट किया है तो टाउ के बेस पर ही आप जैसे ही टाउ स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो इतना मल्टीप्लिकेशन आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओके ये जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया था क्वेश्चन सोल्व, यहाँ पर डाटा मिसिंग है। ओके मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो हमें टाउ इक्वल टू मिला 0.1554, जीटा हमने कैलकुलेट किया, जीटा इक्वल टू हमें मिला 0.2154, जीटा इक्वल टू 0.2154। देन उसके बाद में स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन हमने लिखा केपी अपॉन टाउ स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1। तो केपी 1 था क्वेश्चन में, गिवन है प्रोसेस गेन, देन टाउ का स्क्वायर 0.1554 का स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा इंटू टाउ जो था उसमें हम पुट कर देंगे जीटा की वैल्यू 0.2154 एंड टाउ की वैल्यू 0.1554 इंटू एस प्लस में 1 यहाँ पे होगा। तो यहां से हमें मिला 1 अपॉन 0.024 एस स्क्वायर प्लस 0.067 इंटू एस प्लस 1, जो कि हमारा है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 65 यहां पर है। ओके फिर से वो मिसिंग हो रहा है डाटा। ओके जब यहां पर मैं लिख रहा हूं तो उस टाइम आप अच्छे से उसको कॉपी कर लीजिए। सो स्लाइड मूव करने पे वो डाटा आई थिंक यहां पर मिस हो रहा है। नाउ देखिए नेक्स्ट है द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एन अंडरडैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम आर। सो गेट 2009 का ये न्यूमेरिकल है। देखिए गेट 2009 में पूछा गया था सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर एन अंडरडैम्प्ड सिस्टम। तो इजी सा इक्वेशन है। अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए हम लिखते हैं जीटा इज लेस देन 1। अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए हम लिखते हैं जीटा इज लेस देन 1 फॉर अंडरडैम्प्ड सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। सो अंडरडैम्प्ड के लिए देखिए हमें पता है जो रूट्स होंगे वो बेसिकली क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स रूट यहाँ पे हमें मिलते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66 मेज द ट्रांसफर फंक्शन विद द रेस्पॉन्स टू ए यूनिट स्टेप
इनपुट शोन इन द फिगर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गेट 2007 का ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहां पर देखिए हमें गिवन है डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। क्लियर? द मेज द ट्रांसफर फंक्शंस विद द रेस्पॉन्स टू ए यूनिट स्टेप इनपुट शोन इन द फिगर। तो यहां पर हमें आउटपुट गिवन है, वाई वर्सेस टाइम देख सकते हो। तो अब इन डिफरेंट ट्रांसफर फंक्शन के लिए अगर हम यूनिट स्टेप इनपुट प्रोवाइड करते हैं xt इक्वल टू 1 या फिर xs इक्वल टू 1/s, तो यूनिट स्टेप इनपुट अगर हम प्रोवाइड करें इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के लिए तो हमें आउटपुट रिस्पॉन्स क्या मिलेगा ये हमें चूज करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा हो जाता है अगर इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए अगर आप दो भी ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट कमेंट कर पा रहे हो तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ, मतलब आप आंसर चूज कर पाओगे इसमें से। देखिए इतने यहाँ पर परम्यूटेशन का ये जो है ना ऑप्शन अवेलेबल नहीं आपके पास में। दो अगर आप रैंडम कोई भी 2 या 3 चूज कर लेते हो तो उससे आप पूरा आंसर टिक कर सकते हो। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका टाइम से होगा। अगर 2 से भी आपका आंसर आ रहा है देन आपको वो आंसर चूज करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहिए। उस क्वेश्चन में आप अगर कंप्लीट 5 ऑप्शन का आउटपुट चेक करोगे तो भी वही आंसर आएगा। अगर 2 से आप कमेंट कर पा रहे हो बाकी रिमेनिंग जो 3 ऑप्शन अगर उनको आप रिजेक्ट कर पा रहे हो तो उस केस में एलिमिनेट कर पा रहे हो तो उस केस में आपको वो फॉलो करना चाहिए स्टडी। जो आंसर आ रहा है 2 ऑप्शन चेक करने पे भी तो आप उसको करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ऑप्शन को अगर आप करेक्ट चूज कर लेते हो देन उस केस में भी आंसर आप करेक्ट टिक कर पाते हो, वो बहुत रेयरली होता है ना। सो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहां पर देखिए फर्स्ट जो गिवन है हमें ट्रांसफर फंक्शन, ये ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जीएस, मैं यहां पर लिख रहा हूं ए। सो जीएस इक्वल टू -0.25 इंटू -4 इंटू एस प्लस 1 अपॉन 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस प्लस 1। देखते हैं ये गिवन है हमें ट्रांसफर फंक्शन। ओके सो अब देखिए इसका आउटपुट चेक करने का क्या तरीका है। आप एक काम कीजिए इसमें अप्लाई कर दीजिए फाइनल वैल्यू थ्योरम। सो फाइनल वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी ऑन लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं yt पे। सो इक्वल टू हो जाता है ये लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू y ऑफ s। तो यहां पर देखिए gs बेसिकली क्या होता है gs इक्वल टू ys अपॉन xs। तो यहां पर एक्सेस इक्वल टू हम पुट करेंगे 1/s देन उसके बाद में अल्टीमेटली ys हमें मिल जाएगा। सो इसमें अगर मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करता हूं यहां से मैं लिख रहा हूं लिमिट s टेंड्स टू 0 लिमिट s टेंड्स टू 0 s मल्टीप्लाई में है और यहां से ये एक्सेस का 1/s आ जाएगा देन जो ys है ये होगा यहां पर जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्सेस से तो हमें ये मिल गया। ओके तो अब देखिए कैसे कैंसिल हो गया s टेंड्स टू 0 पुट किया तो ये वैल्यू 0 होगी ये वैल्यू 0 होगी ये वैल्यू 0 हो गई अल्टीमेटली हमें मिल गया -2.5। अब आप देखिए आपको देखना है कि पहले ऑप्शन के लिए अल्टीमेट वैल्यू का रेस्पॉन्स -2.5 हमें मिल रही है। सो देखिए अल्टीमेट वैल्यू का रेस्पॉन्स हमें कहां मिलती है फाइनल वैल्यू थ्योरम पर t टेंड्स टू इंफिनिटी पे। तो यहां पर आप इस ई कर्व को अगर देखोगे इस ई कर्व को तो ये देखिए इसकी जो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स है ये -3.5 से पहले हमें मिल रही है, मतलब यहां पर कहीं पे -2.5 होगा। मींस कि ई ऑप्शन फर्स्ट में हमें ई ऑप्शन मिल गया, फर्स्ट में हमें ई ऑप्शन मिल गया मतलब कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी यहां पर एलिमिनेट हमने कर लिया। और करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से होगा बिकॉज यहां पर देखिए फर्स्ट में हमने देख लिया कि ई ऑप्शन होगा। नाउ अब हम चेक करते हैं सेकेंड ऑप्शन हम चेक करते हैं। सो सेकेंड ऑप्शन यहां पर है ट्रांसफर फंक्शन गिवन है सेकेंड ऑप्शन में -2 इंटू ई पावर -10 इंटू एस अपॉन 10 इंटू एस प्लस 1। सो देखिए ये जो प्रोसेस है बेसिकली अगर इसको आप देखोगे तो ये गिवन है डेट टाइम सिस्टम विद फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, डेट टाइम विद फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो इनिशियली इसमें आपको क्या मिलेगा टाउ डी मिलने वाला है। अब अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन लिखूं तो ये होता है kp इंटू ई पावर माइनस टाउ डी इंटू एस अपॉन टाउ पी इंटू एस प्लस 1। तो ये जो टाउ पी है मतलब इनिशियली हमें डेट टाइम मिलने वाला है, इसको देख के हमें पता लग रहा है। तो ऐसा फंक्शन देखिए जहां हमें इनिशियली डेट टाइम मिल रहा है। देखिए एक ही फंक्शन ऐसा है ये वाला सी जो कर्व है उसी में हमें केवल यहाँ पर इनिशियली डेट टाइम यहाँ पर मिल रहा है, मतलब इस पॉइंट तक देखिए आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, इसके बाद में हमें आउटपुट रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये जो बेसिकली है ये डेट टाइम वाला सिस्टम होगा इस पॉइंट तक। तो फर्स्ट ऑर्डर के साथ डेट टाइम प्रोसेस केवल डेट टाइम वाले देखिए ट्रांसफर फंक्शन का जो एलिमिनेट होता है ई पावर -10 इंटू एस वो सिर्फ यहाँ पर ऑप्शन 2 में गिवन है।
मतलब कि हम बोल सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन में, सेकंड जो ऑप्शन है उसमें हमारा, हमने देखा था फर्स्ट ऑप्शन में ई कर्व आ रहा है, देन सेकंड के लिए हमें मिल गया सी ऑप्शन, सेकंड में सी ऑप्शन है। तो अब चेक कीजिए सेकंड में सी ऑप्शन कहां है। ओके, यहाँ पर सेकंड में सी ऑप्शन है, मतलब ये कंफर्म हो गया है। अभी डी ऑप्शन भी हमने एलिमिनेट कर दिया कि करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। सिर्फ 2 ऑप्शन मैंने चेक किए, उसी से मैं करेक्ट आंसर चूज कर पा रहा हूँ, न रिमेनिंग ऑप्शन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अभी तो हम गेट एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो इस केस में हम यहाँ पर सारे जो फंक्शन है वो हम चेक करेंगे ना। इसको देखिए, इसमें आप फाइनल वैल्यू थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन में फाइनल वैल्यू थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एस माइनस ऑफ 2 इंटू ई पावर माइनस 10 इंटू एस अपॉन 10 इंटू एस प्लस 1। तो ये अप्लाई करने पे बेसिकली एस एस कैंसिल हो जाएगा, एस पावर 0 पुट एस टेंड्स टू 0 पुट करने पर ई पावर 0 1 हो गया, देन ये टर्म 0 हो गई, यहां से मिल गया -2। अब इसका आउटपुट रेस्पॉन्स देखिए, यहां पर ये यहाँ पर कांस्टेंट हो रहा है। अगर आप अच्छे से इसको चेक करोगे तो समथिंग -2 पे आपको ये वैल्यू मिल रही है, -2 पे। तो इसका आउटपुट फाइनल वैल्यू थ्योरम से जो हमें मिल रहा है अल्टीमेटली वो भी हमें करेक्ट मिल रहा है, -2 आउटपुट रेस्पॉन्स एट t टेंड्स टू इंफिनिटी। तो उस कंडीशन से भी हमें सेकंड में सी ऑप्शन ही मिलता है। नाउ थर्ड ऑप्शन से पहले मैं यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन चेक करना चाहूंगा, बिकॉज फोर्थ ऑप्शन इज दिए जीएस इक्वल टू -0.1 अपॉन एस। तो देखिए इसका वाईएस हम लिख सकते हैं 0.1 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा, एक्सेस इक्वल टू मैंने पुट कर दिया 1 अपॉन एस, और जीएस क्या होता है वाईएस अपॉन एक्सेस। तो यहां से वाईएस मिल गया ना। इसका डायरेक्टली मैं इनवर्स लाप्लास लेता हूं अगर, तो इनवर्स लाप्लास लेने पे वाईएस वाईटी में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.1 कांस्टेंट है, 1 अपॉन एस स्क्वायर का इनवर्स लाप्लास हो जाएगा टी स्क्वायर, और टी ओके टी होगा ओनली। सो 0.1 इंटू टी। तो अब जैसे जैसे आप टी की वैल्यू इंक्रीज करोगे वाई टी जो रेस्पॉन्स की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज देखिए यहाँ पर माइनस साइन से मल्टीप्लीकेशन हो रखा है। जैसे जैसे हम टी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वाई टी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ये चीज क्लियर है, यहाँ पर इसकी वैल्यू इंक्रीज करने पे ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। मतलब ये आपका हो गया लीनियर डिक्रीजिंग, वाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये लीनियरली रेस्पॉन्स हो गया लेकिन डिक्रीजिंग हुआ, बिकॉज माइनस साइन यहाँ पर प्रेजेंट है। लीनियर डिक्रीजिंग फंक्शन ये हमें मिल गया, लीनियर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो एक ही फंक्शन ऐसा है, आप अगर अच्छे से देखोगे, ओके मुझे बैक यहां पर जाना है, लीनियर डिक्रीजिंग। तो ऑप्शन डी जो है ये देखोगे आप यहाँ पर वाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ऑप्शन जो 4 है, 4 में हमें मिल गया डी। यहां पर आप चेक कर सकते हो 4 में डी है। सो फोर्थ ऑप्शन के लिए हमें मिल गया डी। नाउ फिफ्थ ऑप्शन चेक करते हैं हम। जीएस इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, जीएस इक्वल टू 4s प्लस 3 अपॉन 2s प्लस 1। सो फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर यहाँ पे मैं अप्लाई करूं तो मुझे मिलता है लिमिट s टेंड्स टू 0 s मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन s 4 इंटू s प्लस 3 अपॉन 2s प्लस 1। तो s कैंसिल हो गया, s टेंड्स टू 0 पुट करने पर हमें मिल गया 3 यहाँ पर। तो अब ऐसा आउटपुट देखिए t टेंड्स टू इंफिनिटी में हमें 3 मिल रहा है, जिसमें सो कौन सा फंक्शन है जिसमें 3 मिल रहा है। सेकंड बी को अगर आप चेक करोगे, देखिए इसका अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स यहाँ पर 3 है, चेक कर सकते हो। सो हमने अभी चेक किया फिफ्थ ऑप्शन, फिफ्थ में हमें मिल गया बी कर्व में मिल गया। तो अब रिमेनिंग जो कर्व बचा है वो यहाँ पर हो गया ऑप्शन 3 के लिए। तो 3 में देखिए ऑप्शन ए, अगर हम इसको सोल्व करें ऑप्शन ए के लिए, मतलब थर्ड ऑप्शन को, सो थर्ड ऑप्शन कुछ इस तरीके से गिवन है हमें, ट्रांसफर फंक्शन -5 अपॉन -20 इंटू एस प्लस 1। तो आप ये गिवन है ट्रांसफर फंक्शन, क्लियर है। तो यहां से हम अगर वाई लिखेंगे तो हमें वाई मिलेगा -5 अपॉन एस इंटू -20 इंटू एस प्लस 1। यहां से मैं वाई टी लिख सकता हूं, वाई टी मुझे मिलेगा यहाँ पर 5 इंटू ई पावर टी बाई 20 -1। इसमें टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा वाई टी इक्वल टू 0। इसमें t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y t इक्वल टू हमें मिलेगा इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हो इस कर्व को, कुछ ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे 0 है और t टेंड्स टू इन्फिनिटी भी है, इन्फिनिटी पे हमें y t इक्वल टू इन्फिनिटी मिल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसके लिए ए हुआ। क्लियर है, क्वेश्चन आपको समझ आया होगा ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में गिवन है प्रोसेस इज परटर्ब्ड बाय ए साइनोसॉइडल इनपुट ut इक्वल टू a sin omega t, yt equal to a sin omega t. The resulting process output is yt equal to k into a into omega upon tau into s plus 1 into s square plus omega square. If y of 0
y ऑफ 0 का मतलब हुआ सॉरी yt इक्वल टू 0 मीन्स t टेंड्स टू यहां पर 0, t टेंड्स टू 0 पे मैं यहां पर गिवन है y ऑफ 0 इक्वल टू 0 द डिफरेंशियल रिप्रेजेंटिंग ऑफ द प्रोसेस। सो हमें यहां पर ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म हमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2006 का एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, काफी इजी क्वेश्चन है। आप देखिए इसको मैं सोल्व करता हूं भी। हमें गिवन है प्रोसेस आउटपुट ys। अगर आप देखिए दो तरीके हैं, इसको हम दो मेथड से सोल्व करेंगे। फर्स्ट जो आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है ys गिवन है, ys से आप डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ कब जाओगे, जब आप इनवर्स लाप्लास अगर आप लेते हो तो इनवर्स लाप्लास ys का इनवर्स लाप्लास लोगे तो yt आपको मिलेगा। क्लियर है। सो अगर डिफरेंशिएट कोई फंक्शन आपके पास में है, डिफरेंशिएट फंक्शन है, तो उसका अगर आप लाप्लास लेते हो तो आपको ys जो मिलता है उसके मल्टीप्लाई में कैश टर्म भी रहता है। इस तरीके से डेफिनेटली अगर हम इसका इनवर्स लाप्लास लेंगे तो हमें जो ऑप्शन है कोई एक करेक्ट ऑप्शन हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट बेस्ट तरीका है कि आप हमेशा इनवर्स लाप्लास पे जाइए, तो उससे आप इजीली डिफरेंशियल इक्वेशन को कैलकुलेट कर पाओगे, चूज कर पाओगे। तो यहां देखिए मैं सबसे पहले प्रोसेस लिख रहा हूं। मैं गिवन है y ऑफ s इक्वल टू k इंटू टाउ इंटू एस प्लस 1, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इंटू a इंटू ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको देखिए सेपरेट करने का रीजन क्या है, मुझे पता है कि ये कॉम्बिनेशन सिस्टम है, k अपॉन टाउ इंटू एस प्लस 1 एंड a इंटू ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। बिकॉज जो मुझे गिवन है यहाँ पर ut इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये मेरा साइनोसोडियल इनपुट है। साइनोसोडियल इनपुट के लिए देखिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं, ये होगा a इंटू ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाला हमें किस चीज के लिए गिवन है फंक्शन, u ऑफ s के लिए। ओके तो यहां से मैं लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेफ्ट साइड में, टाउ इंटू एस प्लस 1 इंटू वाई ऑफ एस इक्वल टू के। ये जो फंक्शन है इसको मैं लिख सकता हूं u ऑफ s। देखिए यहां पर बिकॉज u ऑफ s इक्वल टू a इंटू ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो यहां मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये मुझे मिल जाएगा टाउ इंटू एस इंटू वाई ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस इक्वल टू के इंटू यू ऑफ एस। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, बाय टेकिंग इनवर्स लाप्लास, by taking the inverse Laplace transform। so देखिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहां पर मैं लिखता हूं फिर से, टाउ इंटू एस इंटू वाई ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस इक्वल टू के इंटू यूटी। तो कंप्लीट इक्वेशन का मैं यहां पर इनवर्स लाप्लास ले रहा हूं। तो टाउ कांस्टेंट है, एस इंटू वाई ऑफ एस, इसके लिए लाप्लास इनवर्स लाप्लास होगा डी वाई बाई डी टी। बिकॉज फर्स्ट डेरिवेटिव का अगर हम लाप्लास करें तो हमें ये मिलता है एस इंटू वाई ऑफ एस प्लस एस वाई ऑफ 0 मिलता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखिए वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 है। जब हम इस फंक्शन का अगर हम लाप्लास लिखे डी वाई बाई डी टी का, तो बेसिकली हमें क्या मिलता है, एस इंटू वाई एस प्लस वाई ऑफ 0। तो ये कंडीशन में 0 गिवन है, तो अल्टीमेटली इसका अगर आप इनवर्स लाप्लास लोगे तो आपको डी वाई बाई डी टी मिल जाएगा। प्लस वाई ऑफ एस जो है, देखिए जैसे y ऑफ s यहाँ yt में कन्वर्ट हुआ, वैसे यहाँ पर ये yt में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वल टू k कांस्टेंट है, y ऑफ s यहाँ पे था, y ऑफ s यहाँ पर y ऑफ t में कन्वर्ट, u ऑफ s गिवन था, u ऑफ t कन्वर्ट हो जाएगा, u ऑफ t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई। सो बेसिकली यहाँ पर अब हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर है इस इक्वेशन को। आप देखिए तो ऑप्शन ए जो गिवन है, dy बाई डी टी प्लस टाउ, ओके सॉरी ऑप्शन ए गिवन नहीं है, मैं ये गिवन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन सी। यहां से हमने इजीली सोल्व कर लिया। ना सेकंड तरीका ये भी है, आप ऑप्शन चूज कीजिए, आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। मैंने क्या किया, ऑप्शन ए चेक किया तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को ये पर्टिकुलरली मेरे को उसका लाप्लास नहीं मिला है ना, तो मैंने क्या किया, ऑप्शन सी को जब मैंने चेक किया तो ऑप्शन सी मेरे पास गिवन था डी वाई बाई डी टी प्लस वाई ऑफ टी इक्वल टू के इंटू यू टी। तो इस तरीके से हम अगर लाप्लास लेते हैं बाय टेकिंग लाप्लास, तो लाप्लास लेने पे आपको अल्टीमेटली जो रेस्पॉन्स गिवन था वो मिल जाएगा y इंटू वाई ऑफ एस प्लस वाई ऑफ 0, जो ये था yt कन्वर्ट हो जाएगा ys में, इक्वल टू k इंटू u ऑफ s। ओके सो ut गिवन है हमें a इंटू साइन इंटू ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसका अगर आप लाप्लास लोगे तो आपको मिल जाएगा a इंटू ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस
ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए y ऑफ 0 गिवन है, सो t इंटू टाउ इंटू एस, देन यहां से मैंने वाई एस कॉमन ले लिया, तो यहां पर ये हो जाएगा टाउ इंटू एस प्लस 1 इंटू वाई ऑफ एस इक्वल टू के इंटू ए इंटू ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से अगर आप वाई एस लिखोगे, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा जो हमें इस क्वेश्चन के लिए गिवन है। तो प्रॉपर तरीका यही है, जो आपको गिवन है यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन, उसका इनवर्स लाप्लास लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। अगर उस तरीके से आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो एक काम कीजिए, आप आंसर से ऑप्शन चूज कीजिए, ऑप्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, अल्टीमेटली आपको यहाँ पर जो ऑप्शन में गिवन है ट्रांसफर फंक्शन वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन था ये, 2 से 3 लाइन में कंप्लीट आप आंसर कैलकुलेट कर पा रहे हो इस क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का गिवन आपको गेट 2006 में। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 68 इस कोर्स का। 68 क्वेश्चन में गिवन है ए 2 इनपुट 2 आउटपुट प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द लाप्लास ट्रांसफर डोमेन एज गिवन बिलो। हमें एक इक्वेशन गिवन है टाउ 1 इंटू एस प्लस 1, टाउ 1 इंटू एस प्लस 1 इंटू वाई 1 इंटू वाई ऑफ एस इक्वल टू के 1 इंटू यू 1 ऑफ एस प्लस के 2 इंटू यू 2 ऑफ एस। सेकेंड इक्वेशन गिवन है हमें टाउ 2 into s plus 1 into y2 of s equal to k3 into y2 of s plus k4 into y of s। So यहाँ पर देखिए given है हमें where u1 and u2 are the input and y1 and y2 are the output, because इस फंक्शन इस सिस्टम के लिए स्पेशल कंडीशन गिवन है, 2 इनपुट गिवन है, 2 आउटपुट गिवन है। द गेन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन y1 हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। गेन बेसिकली क्या होता है, प्रोसेस गेन kp। सो kp हमें कैलकुलेट करना है ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ y1 अपॉन u2 and y2 upon u2, y1 upon u2 and y2 upon u2। तो ये 2 ट्रांसफर फंक्शन हम लिख पाएंगे, तो उसी केस में तो हम उसका प्रोसेस गेन हम कमेंट कर पाएंगे। ये गेट 2006 का क्वेश्चन है, अगेन देखिए 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, यहाँ पर काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। अगर आप लास्ट क्वेश्चन चेक करोगे तो वो भी गेट 2006 का था, इस टाइप का क्वेश्चन। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर फिर से इन्होंने दे दिया। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं y1 अपॉन u2। तो मैं फर्स्ट पार्ट पहले सोल्व कर रहा हूं, y1 ऑफ अपॉन u2 ऑफ s, y1 ऑफ s अपॉन u2 ऑफ s। ना अब हमें जो इक्वेशन गिवन है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। पहली इक्वेशन गिवन थी टाउ 1 इंटू एस प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू k1 इंटू u1 प्लस k2 इंटू u2, ये इक्वेशन 1 में लिख रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन गिवन है टाउ 2 इंटू एस प्लस 1 इंटू y2 ऑफ s इक्वल टू k3 into u2 प्लस k4 into y1, ये इक्वेशन 2 होगी। तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं इक्वेशन 1। मुझे चाहिए देखिए y1 अपॉन u2, मुझे चाहिए y1 अपॉन u2। तो देखिए जब हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि आउटपुट का चेंजेस इनपुट के साथ में, तो हम देख रहे हैं कि जो u2 इनपुट है उसके साथ में जब हम u2 इनपुट प्रोवाइड करेंगे उस केस में u1 इनपुट क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर पुट कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं u1 ऑफ s इक्वल टू 0, बिकॉज हमें यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, y1 अपॉन u2 कैलकुलेट करना है। तो ये कंडीशन जब हम पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी टाउ 1 इंटू एस प्लस 1 इंटू y1 ऑफ s इक्वल टू k2 इंटू u2 ऑफ s। तो यहां से मैं लिख सकता हूं y1 ऑफ s अपॉन u2 ऑफ s इक्वल टू k2 अपॉन टाउ 1 इंटू एस प्लस 1। ये ट्रांसफर फंक्शन मुझे मिल गया जो चाहिए था। इस ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं इसको, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, इसको स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन से आप कंपेयर करोगे kp अपॉन टाउ p इंटू एस प्लस 1, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर kp प्रोसेस गेन kp इक्वल टू k2। तो k2 यहाँ पर आंसर होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जहां पर हमें k2 गिवन है, तो इस फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन के लिए k2 3 ऑप्शन में गिवन है, केवल b ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पा रहे हो। मींस डेफिनेटली सेकंड ट्रांसफर फंक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा और उसका प्रोसेस गेन भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अब हम सेकंड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सेकंड हमें पूछा है y2 अपॉन u2, ओके, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए यहां पर सेकंड इक्वेशन में y2 है, यहां पर u2 भी है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि यहां पर u1 गिवन है आप उसको डायरेक्टली 0 पुट कर दो और आपको आंसर मिल जाए। यहां पर गिवन है y1, तो ये जो y1 है बेसिकली हम कहां से यूज करेंगे, ये y1 हम यहां से, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको। क्लियर है? तो हम यहां पर y1 पुट करेंगे, y1 पुट करने वाले हम इक्वेशन
टू में। तो इक्वेशन 2 में देखिए क्या मिलेगी, टाउ टू इंटू एस प्लस 1 इंटू वाई टू इक्वल टू K3 इंटू यू टू ऑफ एस प्लस K4 कॉन्स्टेंट है। तो अब y1 के लिए मैं ये पुट कर रहा हूं K2 अपॉन टाउ 1 इंटू एस प्लस 1 इंटू इस U2 को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो U2 ऑफ एस ही हो जाएगा। ये इक्वेशन मुझे मिल गई। ओके ना, अब इसमें हमें कमेंट करना है, पहले हम ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में इसको लिखते हैं y2 अपॉन U2। तो इस टर्म को ओके यहां पर ये टर्म कॉमन हम ले लेते हैं, तो रिमेनिंग टर्म देखिए हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूं टाउ टू, लेफ्ट हैंड साइड में टाउ टू इंटू एस प्लस 1 इंटू वाई टू हमें गिवन है। राइट हैंड साइड में देखिए मैंने क्या किया, U2 ऑफ एस को कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग मुझे मिलेगा K3 प्लस K4 इंटू K2 अपॉन टाउ 1 इंटू एस प्लस 1, ये हमें मिल गया। अभी हमें ट्रांसफर फंक्शन लिखना था y2 अपॉन U2, तो ये करने पर हमें मिल जाएगा ये ओके, ये पार्ट न्यूमरेटर में रहेगा, इसको मैं K2 इंटू K4 लिख रहा हूं इंटू टाउ 1 इंटू एस प्लस 1 अपॉन टाउ 2 इंटू एस प्लस 1, ये इक्वेशन हमें मिल गई ना। देखिए प्रोसेस गेन बेसिकली क्या होता है, प्रोसेस गेन आप डायरेक्टली Kp इक्वल टू टाउ पी इंटू एस प्लस 1 ऐसे लिख के इसको कंपेयर करते हो तो ये ट्रांसफर फंक्शन जो हम Kp बोलते हैं प्रोसेस गेन, ये प्रोसेस गेन बेसिकली t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमें अचीव होता है। तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखिए हमें कैसे मिलेगा, लिमिट अगर आप अप्लाई करते हो तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाती है, s टेंड्स टू 0 में, फाइनली थ्योरम की मैं बात कर रहा हूं। तो इस इक्वेशन में डायरेक्टली आप s टेंड्स टू 0 पुट कर दीजिए, तो s टेंड्स टू आप 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो आपको यहां पर गेन मिलेगा इस प्रोसेस के लिए, गेन इक्वल टू K3 प्लस K2 इंटू K4, ये आपको मिलेगा। तो ये गेन हो गया सेकंड ऑप्शन के लिए। तो हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया, पहले सिस्टम में हमें गेन मिला K2 एंड सेकंड ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमें गेन मिला K3 प्लस K2 इंटू K4, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहां पर गिवन है K2 फर्स्ट सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन के लिए गेन एंड सेकंड यहां पर जो सेकंड ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उसके लिए गेन यहां पर होगा K3 प्लस K2 इंटू K4। क्लियर है यहां तक? नो, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है यहां पर, एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन लूप सेकंड ऑर्डर अंडरडैम्प्ड सिस्टम। काफी इजी सा क्वेश्चन है ये, गेट 2005 का क्वेश्चन है। लास्ट लेसन में मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, गेट 2016 में ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, गेट 2016 में ऑलरेडी गेट 2005 में आया हुआ है और गेट 2016 में ये रिपीट हुआ है। एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन लूप सेकंड ऑर्डर अंडरडैम्प्ड सिस्टम जिसके लिए जीटा लेस देन 1 होता है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम पूछा है। तो यहां पर हम वन बाय वन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन, लिक्विड लेवल टैंक इन ए सिस्टम, लिक्विड लेवल इन अ टैंक। तो ये जो सिस्टम था हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, लिक्विड सिस्टम जो हमने डिस्कस किया था, पूरा हमने डिराइव किया था उसके रिलेशन, वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था। जो ए ऑप्शन गिवन है वो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सेकंड यूट्यूब मैनोमीटर, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यूट्यूब मैनोमीटर बेसिकली सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा। क्लियर है ना? उसके बाद में देखिए थर्मोकपल इन ए थर्मोवेल, बेसिकली ये जो थर्मोकपल इन ए थर्मोवेल है ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। सो ए एंड सी फर्स्ट ऑर्डर हो गया। उसके बाद देखिए टू इंटरेक्टिंग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है, यहाँ पे ये भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, ये भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम है ना। अब हमें पूछा गया है, देखिए बी भी सेकंड ऑर्डर है, सी भी सेकंड ऑर्डर है, तो बी है यूट्यूब मैनोमीटर, ओके। और जो सी है और सॉरी डी ऑप्शन जो हमें गिवन है, बी और डी, ए और सी ऑलरेडी हम रिजेक्ट कर चुके हैं बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, तो ए और सी ऑप्शन नहीं हो सकता ना। बी और डी में से हमें चूज करना है, यूट्यूब मैनोमीटर और टू नॉन इंटरेक्टिंग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सो जब नॉन इंटरेक्टिंग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की हम बात करते हैं, नॉन इंटरेक्टिंग, तो हमें पता है नॉन इंटरेक्टिंग के लिए दो कंडीशन होती है, या तो जीटा इक्वल टू 1 हो सकता है या जीटा इज ग्रेटर देन 1। तो जब जीटा इक्वल टू 1 कब मिलता है, जब टाउ 1 इक्वल टू टाउ 2 होता है, और जब टाउ 1 इज नॉट इक्वल टू टाउ 2 होता है तो जीटा ग्रेटर देन 1 मिलता है। जीटा इक्वल टू 1 की कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन हम बोलते हैं, एंड जीटा इज ग्रेटर देन 1 की कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम। तो
ये ओवरडैम्प या तो नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम या तो क्रिटिकली डैम्प होगा या फिर ओवरडैम्प होगा, कभी भी अंडरडैम्प तो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर U2 मैनोमीटर ये जो एग्जांपल है बेसिकली ये जीटा लेस देन 1 के लिए होता है और ये हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, इससे नेक्स्ट होगा वो, इसको ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। गेट 1995 का यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 इस कोर्स का द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ प्योर डेट टाइम सिस्टम विद डेट टाइम टाउ डी। तो इतना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पर चूज करना है कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए प्योर डेट टाइम सिस्टम विद ए डेट टाइम टाउ डी क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है e पावर माइनस टाउ डी इंटू एस। हम लिखते हैं यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन फॉर ए प्योर डेट टाइम सिस्टम gs इक्वल टू ys अपॉन xs इक्वल टू e पावर माइनस टाउ डी इंटू एस। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। वे टाउ डी इज द डेट टाइम, यहाँ पर गिवन भी है वे टाउ डी इज द डेट टाइम ऑफ रेस्पॉन्स, डेट टाइम ऑफ रेस्पॉन्स। क्लियर है ये चीज। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 काफी अच्छा क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला है, देखिए गेट 2004 का क्वेश्चन है, अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। The experimental response of a control variable yt for a step change of magnitude p in the manipulated variable xt is shown below। तो हमें यहां पर देखिए आउटपुट गिवन है टाइम के साथ में, एक कर्व हमें गिवन है। इस कर्व को अच्छे से आप देखिए, इस तरीके का ये कर्व गिवन है। ओके, हमें पूछा है द एप्रोप्रिएट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द प्रोसेस इज, द एप्रोप्रिएट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द प्रोसेस। 4 यहां पर हमें ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। इस फिगर के लिए, इस आउटपुट रेस्पॉन्स के लिए पर्टिकुलरली कौन सा एप्रोप्रिएट ट्रांसफर फंक्शन होगा ये हमें चूज करना है। क्लियर है ये चीज। नाउ देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। आपको 2 मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा। फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड हमारे पास में है। सबसे पहले तो अगर आप ऑप्शन को देखोगे, सभी ऑप्शन को देखने पे आपको एक चीज पता चल रही होगी कि देखिए यहां पर कुछ मल्टीप्लीकेशन में है e पावर माइनस टाउ डी इंटू एस के, और डिनोमिनेटर में कुछ टाउ डी इंटू एस प्लस 1 या टाउ पी इंटू एस प्लस 1 यहां पर है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम रेस्पॉन्स होता है, इसे हम बोलते हैं। देखिए जैसे ही आपको इसे हम एस कर्व बोलते हैं, बेसिकली ये एस की तरह दिखता है तो इसे हम एस कर्व बोलते हैं। ये एक स्पेशल कंडीशन है, जब हम प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल का कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा कंट्रोलर के बाद में, तो हम उसको लास्ट में कंट्रोलर के बाद में मैं आपको ये चीज फिर से एक बार बता दूंगा। जो एस कर्व स्पेशल केस होता है इसका, इसे हम बोलते हैं बेसिकली प्रोसेस रिएक्शन कर्व, प्रोसेस रिएक्शन कर्व, और इसे कोहेन कून मेथड कर्व भी बोलते हैं। स्पेशल केस जिसमें फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम आता है, या फिर आप इसे एस शेप कर्व बोल सकते हो, एस शेप कर्व इसे बोल सकते हो। ये बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम सिस्टम। तो अभी बस ये आप देख लीजिए कि इस टाइप के सिस्टम को हम एसएफ कर्व बोलते हैं, प्रोसेस रिएक्शन कर्व भी बोलते हैं। और बेसिकली तो हमने जो पढ़ा उसी में से ये देखिए, ट्रांसफर फंक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर प्लस, तो ट्रांसफर फंक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है जीएस इक्वल टू केपी अपॉन टाउ पी इंटू एस प्लस 1। ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं डेट टाइम के लिए ई पावर माइनस टाउ डी इंटू एस। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, आपने ई पावर में टाउ डी लिखा है और नीचे में टाउ पी लिखा है। ये चीज आप, इसकी वजह से आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए मतलब मेरा कुछ ऐसा ट्रांसफर फंक्शन होगा, कहीं पे भी केपी गिवन नहीं है, तो केपी की वैल्यू यहाँ पर देखिए हमेशा कुछ ना कुछ गिवन है, क्यू बाई पी, क्यू बाई आर, तो इसमें से कोई वैल्यू होगी। देन ई पावर में टाउ डी गिवन है यहाँ पर 2 ऑप्शन में, और रिमेनिंग ऑप्शन में टाउ डी को कुछ सब्स्टिट्यूट किया है। और डिनोमिनेटर में देखिए टाउ डी गिवन है और 2 ऑप्शन में टाउ डी गिवन है, और रिमेनिंग में कोई वैल्यू क्यू बाई आर तो हो सकता है वो टाउ पी की वैल्यू हो। तो डिनोमिनेटर में देखिए टाउ पी तो नहीं आने वाला, तो ये ट्रांसफर फंक्शन नहीं हो सकता, ये ट्रांसफर फंक्शन नहीं हो सकता। अब आपके पास ऑप्शन है बी या सी, मतलब 2 ऑप्शन मैंने ये चीज देख के ही एलिमिनेट कर दी है। ये चीज क्लियर है। यहां पर नहीं, अब इसके बाद में आपको केपी और टाउ पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी ऑप्शन बी और सी में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम सिस्टम
GS equal to Kp upon tau p into s plus 1 into e power minus tau d into s, where Kp is the process gain, tau d is the dead time and tau p is the time constant. अब हम कैसे सोल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर Kp मेरा प्रोसेस गेन है, तो गेन को मैं लिखता हूं चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट. अब चेंज इन आउटपुट देखिए, चेंज इन आउटपुट यहां पर क्या होगा, आउटपुट आप देख सकते हो यहां पर अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस Q है, इनिशियली मेरा 0 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और Q मुझे मिल रहा है. अगर मैं चेंज इन आउटपुट लिखूं तो Q माइनस 0 हो जाएगा. अगर इनपुट लिखूं मैं तो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पर इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली वो चेंज होता है फॉर स्टेप चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड P. ओके, तो यहां पर चेंज इन इनपुट क्या आ जाएगा P, तो हमें यहां से मिल गया Q बाई P. Kp प्रोसेस गेन जो होगा वो होगा Q बाई P. तो अब देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, Q बाई P किसमें गिवन है, यहाँ पर Q बाई R है, यहाँ पर Q बाई P, ये Q बाई P हो गया हमारा Kp. तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन C. ओके, तो यहां पर हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन बी को, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर Kp अभी हमने कैलकुलेट किया है, हम टाउ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज Kp से हम आंसर कमेंट कर पा रहे हैं, लेकिन अभी कोई गेट एग्जाम नहीं है, हमें प्रॉपर तरीका आना चाहिए. हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन में अगर Qp गिवन होता वहां पर Kp की प्लेस में, तो उस केस में हमें टाउ पी कैलकुलेट करना पड़ता. नाउ अब देखिए टाउ पी हम कैसे कैलकुलेट करें. टाउ पी बेसिकली क्या है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है सिस्टम के लिए. डेड टाइम जो है वो टाउ डी है, टाउ डी है डेड टाइम. ओके, नाउ सो अब टाउ पी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. इफ द प्रोसेस फॉलो द इनिशियल रेट, हमें एक चीज पता है, अगर ये जो कर्व है, मैं देखिए यहां पर ये टाउ डी का मतलब है कि इस पॉइंट तक कुछ वैल्यू हमें नहीं मिली है, तो वो तो हमारा टाउ डी हो गया डेड टाइम सिस्टम. नाउ अब टाउ पी जो बेसिकली होता है कि अगर सिस्टम हमारा इनिशियल स्लोप से कंटिन्यू रहता, तो उस केस में जब वो उस सेम स्लोप के साथ में जब वो अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स को अचीव करता, तो उस टाइम उसमें जितना हमें टाइम लगता है उस टाइम को हम बोलते हैं टाउ पी टाइम, टी इक्वल टू टाउ पी. क्लियर है, ये हमारा अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस. तो अल्टीमेटली ये जो लाइन है, ये मैं बोल रहा हूं कि इनिशियल स्लोप, इस इक्वेशन की मैं स्लोप कैलकुलेट कर सकता हूं. ये 2 पॉइंट मेरे पास में हो गए, ये 2 पॉइंट मेरे पास में हो गए. ये जस्ट टाउ डी, हम इसको 0 से स्टार्ट करके हम कंसीडर कर रहे हैं कि टाउ पी पे, ये टाउ पी पे, तो ये बेसिकली एक्स एक्सिस हम लिखते हैं, एक्स कोमा वाई लिखते हैं, तो टाउ पी कोमा क्यू हम लिखेंगे और यहां पर हम लिखेंगे 0,0. ओके, तो ये स्लोप में लिख सकता हूं. बेसिकली स्लोप क्या होता है, dy बाई dt होगा यहाँ पर, स्लोप dy बाई dt y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, हम ये लिखते हैं. तो यहां से मुझे मिल जाएगा, देखिए मैं आगे पेज पे लिखता हूं, स्लोप इस फंक्शन के लिए स्लोप dy बाई dt बेसिकली dy बाई dt इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1. तो y2 देखिए यहाँ पर q होगा और y1 0 होगा, सो q माइनस 0. सिमिलरली x2 माइनस x1. ओके, देखिए ये हो गया मेरा x1, ये हो गया सॉरी ये हो गया x2, ये हो गया y2. तो सेकंड हो गया x2 माइनस x1, तो टाउ पी माइनस 0 हो जाएगा, टाउ पी माइनस 0. मतलब हमने जो पॉइंट लिखे हैं वो क्या हो गया, टाउ पी कोमा q, और इनिशियल जो पॉइंट है वो 0,0. तो ये हमारा हो गया x1 y1 और ये हमारा हो गया x2 y2. तो यहां से मुझे मिल गया स्लोप q बाई टाउ पी. अब स्लोप क्वेश्चन में मुझे गिवन है स्लोप इक्वल टू r, तो यहां पर मैंने क्या किया, इसको r पुट कर दिया. तो यहां से मुझे क्या मिल गया, टाउ पी, मुझे टाउ पी कैलकुलेट करना है, टाउ पी इक्वल टू यहां से मुझे मिल जाएगा q बाई r. आप देख सकते हो जो हमने ऑप्शन सी करेक्ट चूज किया है, वहां पर टाउ पी इक्वल टू q बाई r गिवन है. ये चीज क्लियर है यहाँ पर. तो हमने केपी भी कैलकुलेट कर लिया, प्रोसेस गेन भी, हमने टाइम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर लिया, तो हमें करेक्ट ऑप्शन मिलता है ऑप्शन सी. ट्रांसफर फंक्शन GS इक्वल टू KP इंटू ई पावर माइनस टाउ डी इंटू एस अपॉन टाउ पी इंटू एस प्लस 1. हमने कैलकुलेट किया KP इक्वल टू हमें मिलता है Q बाई P, एंड देन उसके बाद में हमने टाउ पी कैलकुलेट किया, तो टाउ पी हमें मिल रहा है Q बाई R. तो यहां से हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल जाता है GS इक्वल टू टाउ पी Q बाई P इंटू ई पावर माइनस टाउ डी इंटू एस अपॉन टाउ पी Q बाई R इंटू एस प्लस 1. ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. नाउ सेकंड चीज देखिए, हम यहां पर सेकंड मेथड में लिख रहा हूं, जो केपी हम कैलकुलेट करते हैं, केपी बेसिकली हमने यहां पर कैलकुलेट किया आउटपुट अपॉन इनपुट से, लेकिन हम एक और चीज है कि हम फाइनल वैल्यू थ्योरम की हेल्प से भी अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पांस कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए हमारे पास में ट्रांसफर फंक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा.
ys अपॉन एक्सेस इक्वल टू kp इंटू ई पावर माइनस टाउ डी इंटू एस अपॉन टाउ पी इंटू एस प्लस वन। हमें ये पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर प्लस डेट टाइम प्रोसेस के लिए ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो यहां पर मुझे अल्टीमेट वैल्यू द रेस्पॉन्स कैलकुलेट करना है। जो इनपुट है एक्सेस वो मेरे को गिवन है स्टेप इनपुट, जहां पर मैग्नीट्यूड p गिवन है। तो मतलब हो गया ये xt इक्वल टू p गिवन है, तो इसका लाप्लास अगर मैं लिखूं तो एक्सेस इक्वल टू हो जाएगा p बाई एस। तो यहां पर मैं पुट कर दूंगा p बाई एस, तो ये मुझे मिल जाएगा ये फंक्शन e पावर माइनस टाउ डी इंटू एस अपॉन टाउ पी इंटू एस प्लस वन। अब इसमें मैं फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर अप्लाई करूं अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स, तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी जो होता है वो s टेंड्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट हो जाता है। और हम जो लिखते हैं देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू y ऑफ s लिखते हैं। तो ये y ऑफ s है बेसिकली, इसको मैं s से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें लिमिट पुट कर देता हूं s टेंड्स टू 0, s से s कैंसिल हो गया, s टेंड्स टू 0 पुट करेंगे e पावर 0 1 होता है, ये 0 हो गया, तो यहां से मुझे मिल गया kp। मतलब अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स इज इक्वल टू kp इंटू p, ये मिल गया ना। अब इस क्वेश्चन से आप देख सकते हो कि अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स यहाँ पर q है, अल्टीमेट वैल्यू ऑफ द रेस्पॉन्स q गिवन है आउटपुट, तो मैं इसको इक्वल टू q कर सकता हूं। तो यहां से मुझे मिल जाएगा kp इंटू p इक्वल टू q। हमें चाहिए था प्रोसेस गेन kp इक्वल टू हो जाएगा q बाई p। तो यहां से भी मैं कमेंट कर सकता हूं कि मेरा जो kp है सिस्टम का वो q बाई p होगा। और टाउ पी के लिए सेम प्रोसेस यहाँ पर हमें फॉलो करना पड़ेगा। टाउ पी जो टाइम कांस्टेंट है वो हमें स्लोप से ही कमेंट करनी पड़ेगी। तो अच्छा क्वेश्चन मैंने इसलिए इसको बोला था बिकॉज यहाँ पर देखिए इसमें आपको केपी कैलकुलेट करने का कंसेप्ट यूज हुआ है, यहाँ पर टाउ पी कैलकुलेट करने का कंसेप्ट यूज हुआ है। एंड देन ये एक स्पेशल कंडीशन है, प्रोसेस रिएक्शन कर्व, एससेप कर्व इसको बोलते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर टाइम रहेगा तो क्लियर है। इस लेसन में नहीं, जब हमारा प्रोसेस डायनामिक कंट्रोल का जो कोर्स होगा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को होगा, उस टाइम पे वो चीज मैं डिस्कस करूंगा। ओके, सो ये था कंप्लीट यहाँ पर न्यूमेरिकल। नाउ नेक्स्ट लेसन में देखिए हम क्या डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट 2 लेसन से हम कंटिन्यूअसली न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट जो लेसन रहेगा वो भी न्यूमेरिकल पर रहेगा, उसमें रिमेनिंग जो भी न्यूमेरिकल है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम पर वो हम सब डिस्कस कर लेंगे। गेट पीरियड के क्वेश्चन, प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल के, तो ऑलमोस्ट 70 to 80 क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ लास्ट कितने क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 81 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट लेसन तक। मींस फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेसन में ना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कंट्रोल। क्लियर गाइस? सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ एनी क्वेश्चन इन क्वेरी देन प्लीज कमेंट इन कमेंट सेक्शन। एंड गाइस इस कोर्स को यहाँ पर मेरा जो चैनल, आप इस कोर्स को पहले तो अगर आप लाइक करते हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके, बिकॉज मैं डेली बेसिस पे 1 से 2 लेसन इस कोर्स में अपलोड करता हूँ डेली बेसिस पे। ओके गाइस, सो नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे।